गुड इवनिंग बच्चों। हमारा क्लास 8th सिविक्स चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें हमारा ये लास्ट पार्ट है फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारे पार्लियामेंट के जो हमें देखने हैं। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, इसमें हमने इस तरीके से क्लासीफाई करा है। देयर आर बेसिकली 6 फंक्शंस गिवन इन योर बुक। द लॉ मेकिंग फंक्शन, पासिंग द बजट, जुडिशियल फंक्शन, इलेक्टोरल फंक्शन, पासिंग अ बिल एंड मिसलेनियस पावर. We'll discuss each and every functions in detail one by one. So let's start by the first function, that is law making function. As we have already discussed that our union legislature, which is one of the organ of the government, there are 3 organs of the government. One is your union legislature, another is executive, and last is your judiciary. तो जो यूनियन लेजिस्लेचर है उसका मेन फंक्शंस क्या है? लॉ बनाने का. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस पार्लियामेंट इज़ टू फॉर्म अ लॉ. अब लॉ बनाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिनको 3 लिस्ट में डिवाइड करा गया है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें से यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों पे ये लॉ बना सकता है कौन? पार्लियामेंट. इसके अलावा स्टेट लिस्ट पे भी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट की होती है. तो यहाँ से लॉ मेकिंग पावर जिसका प्राइमरी फंक्शन है, उसमें सब्जेक्ट्स याद रखने हैं. 3 लिस्ट में डिवाइड करे गए हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ये हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसने भी नहीं देखा है पहले वो पार्ट देख ले, देन कम टू दिस वीडियो. इसके अलावा अगर हमें कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना होता है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं अमेंड. अमेंड मतलब जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड करना होगा या कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ डिलीट करना होगा तो उसके लिए अमेंडमेंट लाया जाता है. और अमेंडमेंट लाने का तरीका क्या है? एक बिल इंट्रोड्यूस करा जाता है. अभी हम इसको आगे समझेंगे. तो जब भी कभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना होगा तो भी उसके लिए हमें बिल लाना पड़ेगा, फिर बिल वही आगे चल करके लॉ बन जाता है. कैसे बनता है हम पूरा प्रोसेस समझेंगे. तो ये हमारा पहला फंक्शन हो गया, लॉ मेकिंग फंक्शन. इसमें कुछ खास नहीं था, बस याद रखना है प्राइमरी फंक्शन होता है ये. देन मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट इज़ पासिंग द बजट. बजट एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे गवर्नमेंट पूरे साल अपने खर्चे, जो भी एक्सपेंडिचर उसको करना होता है, जिस भी सेक्टर में करना होता है वो करती है. तो पार्लियामेंट पास करती है इस बजट को. ठीक है. अब ये जो बजट है, बजट में एक्चुअली में होता क्या है? बजट में गवर्नमेंट बताती है कि उसके रेवेन्यू के सोर्सेज क्या हैं, यानी कि उसको कहाँ कहाँ से पैसा मिलना है, और जो वो पैसा उसको मिलेगा, इन विच सेक्टर the government is going to spend the money. So the second part is your expenditure part. Now the most important question is कि जो ये बजट होता है, who present this budget? तो this budget is presented by the finance minister. And who is finance minister in India? She is a lady, निर्मला सीतारमन. ये हमारी दूसरी फाइनेंस मिनिस्टर हैं. इससे पहले हमारी जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, शी वॉज इंदिरा गांधी. वो इंदिरा गांधी हमारी पहली फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, पहली प्राइम मिनिस्टर भी थी, और भारत रत्न भी उनको मिला था 1971 में. तो यहाँ पे याद रखना है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन. और वो हर साल बजट प्रेजेंट करती हैं. अभी तक सबसे ज़्यादा बार यशवंत सिन्हा, एक बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और तो उन्होंने सबसे मैक्सिमम टाइम ये पास करा है. देन कम टू दी सेकेंड वर्ड. अब ये जो बजट होता है, बजट में जब भी हमें बजट लाना होता है तो उसके लिए भी एक बिल लाया जाता है जिसको कहते हैं फाइनेंस बिल. तो अभी बिल पढ़ेंगे हम. बिल में 3 टाइप्स के बिल पढ़ने. तो ये 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक बिल आता है, उसका भी एक नाम है, और बजट के लिए भी एक बिल लाया जाता है, उसके लिए नाम क्या है? फाइनेंस बिल. फाइनेंस बिल वो सारे बिल होते हैं जिसमें गवर्नमेंट कभी भी कोई नया टैक्स अगर गवर्नमेंट को लाना है, या कोई एग्जिस्टिंग टैक्स है उसमें टैक्स रेट चेंज करना है, घटाना है या फिर बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट उसके लिए फाइनेंस बिल लेकर के आती है. यानी कि ऐसा बिल कभी भी कोई गवर्नमेंट ऐसा बिल लेकर के आ रही जिसमें कुछ टैक्स से रिलेटेड कोई प्रोविज़न है, तो वो बिल कहलाते हैं फाइनेंस बिल. अभी आगे हम और डिटेल में समझेंगे कितने टाइप्स के बिल होते हैं. तो बजट में हमें याद रखना है, बजट पास करती है पार्लियामेंट. बजट में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बताए जाते हैं, और इस बजट को प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और बाहर बजट के लिए फाइनेंस बिल लाया जाता है. तो दिस इज़ द पासिंग ऑफ बजट. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड फंक्शन, जो कि हमारा है
जुडिशियल फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन में कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। पहली चीज़ तो जुडिशियल पावर होती क्या है, फंक्शन क्या होता है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, यहाँ पे दो फंक्शन एक साथ समझ लेते हैं, इलेक्टोरल एज वेल एज जुडिशियल। तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि जो हमारा इलेक्टोरल फंक्शन होता है, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है कुछ लोगों को अपॉइंट करने की, कुछ लोगों को इलेक्ट करने की, कुछ लोगों के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराने की। सिमिलरली गवर्नमेंट के यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है कुछ लोगों को रिमूव करने की भी। तो कौन कौन सी पावर है, कौन कौन से लोग हैं जिनको पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है। तो पहले तो यहाँ पे याद रखना है द जुडिशियल फंक्शन का मतलब पावर टू रिमूव, ठीक है, पनिश करने की पावर को कहते हैं जुडिशियल पावर। या फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ करा गया है इम्पीच, इम्पीच का मतलब होता है रिमूवल। तो पार्लियामेंट कैन इम्पीच फॉलोइंग, अब किन किन को पार्लियामेंट इम्पीच कर सकती है यानी कि रिमूव कर सकती है। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज़ योर प्रेसिडेंट। यहाँ पे पॉइंट इफ़ यू वांट टू रिमेंबर तो ये याद रख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, जब भी प्रेसिडेंट को रिमूव करना होता है तो हम उसके लिए बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये याद रखेंगे कि पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि जो आर्टिकल 61 है इसमें क्या बताया गया है, या इनडायरेक्टली अदर वेज में पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किस आर्टिकल में मेंशन करा गया है। तो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का हो सकता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है। इसके अलावा जजेस, अब जजेस सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। इंडिया में हाई कोर्ट कितने हैं, सुप्रीम कोर्ट एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और हाई कोर्ट कितने, कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इंडिया में टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं। देन अब इनको रिमूव करने के लिए कुछ ग्राउंड भी बताया गया है। यस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड लिखे हैं। इनके अलावा किसी भी ग्राउंड के ऊपर प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जा सकता है। सिर्फ प्रेसिडेंट को तभी हटा सकते हैं अगर वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में या फिर किसी तरीके की मिस यूज़ ऑफ द पावर करा जा रहा है। बस यहाँ पे इतना ही याद रखना है, पहली पावर टू रिमूव, यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है कि जुडिशियल पावर में रिमूव कर सकते हैं किसको किसको पार्लियामेंट के पास पावर है रिमूव करने की, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस। इसके अलावा और भी चीज़ें, और भी लोगों को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बुक में मेंशन नहीं है। लेकिन कुछ पोस्ट होती हैं जैसे CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इस तरीके की और पोस्ट हैं, लेकिन वो अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर द हु कैन बी रिमूव्ड एंड ऑन व्हाट बेसिस दे कैन बी रिमूव्ड। Next function is your electoral function. As we have already discussed, Parliament has certain power to appoint few individuals. अब कौन कौन है उनके लिए कोई इलेक्शन हो सकते हैं, तो यहाँ पे नाम याद रखना है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर एंड वाइस चेयरमैन। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, ये हायर क्लासेस क्लास 10th में बताया जाएगा। इसमें कुछ स्पेसिफिक इलेक्टेड पर्सन होते हैं जो केवल वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। यहाँ पे याद केवल रखना है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराने की, वाइस प्रेसिडेंट, फिर स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर एंड पार्लियामेंट। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा है स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, वाइस चेयरमैन, और ये लोग कहाँ के होते हैं, दिस इज़ फ्रॉम राज्यसभा, और स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर दे आर फ्रॉम दी लोकसभा। अब वाइस चेयरमैन के अलावा चेयरमैन भी होता है। तो क्यों चेयरमैन का इलेक्शन नहीं हो रहा है? चेयरमैन का इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, जिसका हम ऑलरेडी इलेक्शन कर चुके हैं। यानी कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि ऑलरेडी जिसका इलेक्शन किया जा चुका है। तो इन 5 लोगों का इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पासिंग अ बिल। ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट कभी भी अगर पार्लियामेंट को लॉ बनाना होगा तो लॉ बनाने के लिए गवर्नमेंट हमेशा इंट्रोड्यूस करती है बिल, ठीक है। जब भी कभी किसी भी टॉपिक पे लॉ बनाना होगा, कोई नया व्हीकल एक्ट लेकर के आना है, सिटीजनशिप कोई एक्ट नया लेकर के आना है, कोई भी एक्ट अगर गवर्नमेंट को लेकर के आना होगा तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, पहले उसको बिल इंट्रोड्यूस करना होता है। तो बिल क्या होता है, बिल इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ। जो भी लॉ प्रपोज करा जा रहा है उसके लिए जो ड्राफ्ट प्रिपेयर करा जाता है उसको कहते हैं बिल। तो बिल अगर सिंपली पूछा जाए व्हाट इज़ बिल, तो बिल इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ। अब आगे समझते हैं कि बिल, कई टाइप्स के बिल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिल, ठीक है।
देर आर 3 टाइप्स ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सिंपल क्वेश्चन अगर पूछा जाए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बिल आर देयर, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब ऑर्डिनरी बिल, कोई भी अगर बिल आया है, अगर उसमें मनी से रिलेटेड कोई प्रोविज़न नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोई बात नहीं कही गई है, तो वो बिल कैसा है, ऑर्डिनरी बिल है। यानी कि मोस्ट ऑफ द बिल ऑर्डिनरी बिल होते हैं अनटिल और अनलेस किसी बिल में मनी से रिलेटेड कोई बात नहीं कही गई है। अगर मनी से रिलेटेड कोई बात कही गई तो वो मनी बिल हो जाएगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने वाला कोई बिल है तो वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब यहाँ पे एक पॉइंट का डिफरेंस याद रखना है कि जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं वो किसी भी हाउस में लाए जा सकते हैं, यानी कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एज वेल एज इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। वाइल दिस मनी बिल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो मनी बिल होता है इट कैन ओनली एंड ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन मनी बिल। और एक पॉइंट मनी बिल का हम बता दें जो कि बुक में नहीं दिया है, कि कौन सा बिल मनी बिल है, ये डिसाइड करने की पावर स्पीकर के पास होती है, और स्पीकर कहाँ बैठता है, लोकसभा में। तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे मनी बिल में। मनी बिल में पहली चीज़ याद रखेंगे कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। दूसरी चीज़, कोई भी बिल वेदर इट इज़ अ मनी बिल और नॉट, इट इज़ डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हु हैज़ द पावर टू डिसाइड वेदर द बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, तो इट इज़ द स्पीकर। वाइल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो ऑर्डिनरी बिल की ही तरह दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। तो ये एक पॉइंट का डिफरेंस याद रखेंगे कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। इंट्रोडक्शन क्या होता है अभी आगे हम बताते हैं। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस में। और मनी बिल में एक पॉइंट और कि मनी बिल डिसाइड कौन करता है कि विच बिल इज़ अ मनी बिल, तो इट इज़ स्पीकर। अब आगे समझते हैं कि जो बिल है उसको बहुत सारी स्टेजेस से होके जाना होता है तब वो एक लॉ बनता है। तो वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, तो 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में रीडिंग्स होती हैं, तो पहली स्टेज में 3 रीडिंग करी जाती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोड्यूस करा जाता है बिल। अब इंट्रोड्यूस किसी भी हाउस में करा जा सकता है अगर वो ऑर्डिनरी बिल है। अगर ऑर्डिनरी बिल है तो वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब पहली रीडिंग हो गई। फिर दूसरी रीडिंग में क्या होता है कि उस बिल का क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करा जाता है और एक एक चीज़ पे वोटिंग करी जाती है। तो क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन अगर हो रहा है तो यानी कि बिल सेकेंड रीडिंग में चल रहा है। फिर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होने के बाद, जैसे अगर कोई बिल लोकसभा में आया है तो पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा गया। लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका डिटेल डिस्कशन होता है, 1 दिन 2 दिन जो भी जितने भी दिन चला। डिटेल डिस्कशन के बाद उस बिल को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करा जाता है। अगर बिल एक्सेप्ट हो गया फिर बिल नेक्स्ट स्टेज में जाता है, जो कि क्या होती है कि फिर उस बिल को दूसरे हाउस में भेजा जाता है। अगर पहला हाउस लोकसभा है तो दूसरा हाउस वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। और राज्यसभा में यही सेम प्रोसेस रिपीट होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। अगर ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया और लोकसभा से ऑलरेडी पास हो चुका है, फिर ये बिल फाइनली कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। अब प्रेसिडेंट इस पे अपनी असेंट देते हैं, असेंट का मतलब साइन कर देंगे, यस। एंड आफ्टर दैट द बिल विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड विल बिकम अ लॉ, और इंडिया में इम्प्लीमेंट होने लगेगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो खुद में एक बिल था, बिल के फॉर्म में लाया गया था, पास करा गया और फिर उसको लॉ बनाया गया। ऑलरेडी एक वीडियो हम पड़ा हुआ है चैनल पे जिसमें हमने बताया था 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस। उसमें हमने बताया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट होने लगा था। तो जो लॉ होता है वो बन जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो इम्प्लीमेंट भी उसी टाइम पे होने लगे। तो इम्प्लीमेंटेशन की डेट और प्रिपेयर होने की डेट अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे लेकिन हमें बस इतना ही याद रखना है, ये पूरे प्रोसीजर याद रखने हैं कि कोई बिल कैसे लॉ बन जाता है। तो ये हमारा हो गया पूरा प्रोसीजर, ये याद रखना है। पहला इंट्रोडक्शन,
जिसमें फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर एक हाउस से पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाता है, दूसरे हाउस में सेम प्रोसेस रिपीट होती है, और सेम प्रोसेस रिपीट होने के बाद जब दूसरा हाउस भी उस बिल को पास कर देता है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। अब यहाँ पे वैसे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर कोई हाउस पास ना करे, जैसे अगर लोकसभा ने उस एक बिल को पास कर दिया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, तो इस केस में क्या होता है? तो इस केस में क्या होता है, इसको कहते हैं डेडलॉक, डिसएग्रीमेंट। यानी कि जब एक हाउस ने येस बोल दिया और दूसरे हाउस ने नो बोल दिया, तो ऐसे केसेस में जब भी कभी डेडलॉक, इस सिचुएशन को कहते हैं डेडलॉक। जब भी डेडलॉक होगा, जब भी दो हाउसेस के बीच में डिसएग्रीमेंट होगा, तो डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने का जो तरीका है वो है जॉइंट सेशन। अब जॉइंट सेशन का मतलब कि दोनों हाउस एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे, डिस्कस करेंगे और तब डिसीजन लिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, एक दो फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी कि जो जॉइंट सेशन है उसको बुलाता कौन है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को बुलाएगा कौन कि हाँ इस पे जॉइंट सेशन होना चाहिए, तो इट इज़ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने बुला दिया, जॉइंट सेशन में लोग आ गए, लोकसभा के मेंबर्स आ गए, राज्यसभा के मेंबर आ गए। अब उनको हेड कौन करता है उस मीटिंग को, तो यहाँ पे याद रखना है स्पीकर। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉइंट सेशन बुलाता कौन है और जॉइंट सेशन आने के बाद उसको हेड कौन करता है। तो इट इज़ हेडेड बाय द स्पीकर और बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब यहाँ पे डिसीजन कैसे लिया जाता है? इट इज़ टेकन बाय द मेजॉरिटी वोट। इट इज़ टेकन बाय द मेजॉरिटी वोट। तो अब वैसे तो हमको पता है लोकसभा में स्ट्रेंथ होती है 550, राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 250। तो मेजॉरिटी वोट अगर होगी तो स्ट्रेंथ ऑलरेडी ज़्यादा किसकी है? लोकसभा की। तो लोकसभा की ही विल क्या होगी? मानी जाएगी। लेकिन एक प्रोसीजर है, याद रखना है। डेडलॉक के केस में जॉइंट सेशन बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। हेड कौन करता है? स्पीकर। एंड फाइनली डिसीजन लिया जाता है मेजॉरिटी वोट से। तो इस तरीके से डेडलॉक वाली सिचुएशन को सॉल्व करा जाता है। तो ये हमारा पूरा हो गया ये फिफ्थ फंक्शन। इसके लास्ट है मिसलेनियस फंक्शन, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। दिया तो छोटा है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर इसमें से भी अगर आपने ये 3 पावर भी लिख दी तो भी ये करेक्ट है, कोई मार्क्स नहीं काट सकता। तो ये अपने में ही एक बहुत बड़ी बड़ी पावर है। इसमें तो छोटे में दिया है, बट दीज आर इंडिविजुअली अ वेरी इम्पैक्टफुल पावर। क्या है ये? पहली पावर है पार्लियामेंट मेड लॉज, कॉम्पोजिशन, जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन, जुरिसडिक्शन और पावर्स डिसाइड कर सकता है। यानी कि व्हाट डज इट मीन कि जो सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं। जैसे अभी कितने जजेस हैं? 33 जजेस प्लस 1, एक होता है CJI। तो ये जो नंबर्स हैं कि कितने जजेस होंगे, अब अगर हमें ये नंबर बढ़ाना है, हमें मान लो 38 करना है, तो ये जो 38 नंबर्स हैं, कॉम्पोजिशन है, कौन बदल सकता है? इट इज़ विद पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट अकेला अथॉरिटी है जो ये कर सकता है कि वो जब चाहे तब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। तो दिस इज़ द कॉम्पोजिशन। जुरिसडिक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन अगर कभी बढ़ाना होगा तो वो भी कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट की पावर को भी बढ़ा कौन सकता है? पार्लियामेंट। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन ये पॉइंट ज़रूरी है याद रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है उसको रिड्यूस नहीं करा जा सकता है। इट कैन नॉट बी रिड्यूस। तो पार्लियामेंट के पास पावर है केवल सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ाने की, सुप्रीम कोर्ट की पावर को कट नहीं कर सकता है। तो पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेड लॉज रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन, जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और कोई नहीं कर सकता। स्टेट लेजिस्लेचर चाहे कि वो सुप्रीम कोर्ट की पावर को या सुप्रीम कोर्ट के लॉ को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानने से मना कर दे, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज़ योर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पूछा था कि इंडिया में हाई कोर्ट कितने हैं। तो हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे पंजाब और हरियाणा जिनका कॉमन हाई कोर्ट है। तो ये जो कॉमन हाई कोर्ट सेटअप करने की पावर है ये भी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं इस समय, प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो इनके लिए इंडिया में टोटल 26 हाई कोर्ट्स हैं। ये चीज़ याद रखनी है। अब
कुछ एग्जाम्पल्स बहुत सारे देख सकते हैं, जिनको आगे और चीज़ें देखनी है तो कितने कौन कौन से हाई कोर्ट हैं जो कॉमन हाई कोर्ट हैं, एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने पंजाब और हरियाणा का दिया। एक याद रख सकते हैं असम की जो हाई कोर्ट है, जो कि कहाँ है, गुवाहाटी में। यूपी की हाई कोर्ट का अगर नाम पूछा जाए तो यूपी की हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद में है। ठीक है, इलाहाबाद में है, जिसकी एक बेंच भी कहाँ है, लखनऊ में है। लखनऊ में बेंच है, लेकिन मेन ब्रांच जो मेन हाई कोर्ट है वो कहाँ है, इलाहाबाद, जो कि अब क्या है, प्रयागराज हो गया है। तो ये कॉमन हाई कोर्ट सेटअप करने की भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। फिर कभी अगर किसी स्टेट का नाम बदलना होगा, उसकी बाउंड्रीज़ में कोई चेंजेस करने होंगे, तो वो भी पार्लियामेंट कर सकता है। कोई नई स्टेट बनानी है, लास्ट पॉइंट, कोई नई स्टेट अगर हमें बनानी है, जैसे अभी 2014 में, और रीसेंट एग्जाम्पल 2019 में। 2014 में क्या बनी थी, तेलंगाना। किससे अलग होकर के बनी थी, आंध्र प्रदेश से। तो ये कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। इसी के अलावा जो 2019 में जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया था और 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दी गई, एक जम्मू कश्मीर और दूसरी लद्दाख। तो ये सारी चीज़ें करने की पावर पार्लियामेंट के पास है, और कोई नहीं कर सकता। अगर यूपी चाहे कि यूपी के 4 अलग अलग डिवीज़न बना दिए जाएँ, तो वो यूपी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। दिस अथॉरिटी रेस्ट विद दी पार्लियामेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं जो याद रखनी है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग दीज थिंग्स। नई स्टेट बनानी है, नाम बदलना है, बाउंड्री बदलनी है, कॉमन हाई कोर्ट सेटअप करना है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन, ज्यूरिसडिक्शन या पावर में कोई चेंजेस करने हैं, तो ये अकेला पार्लियामेंट कर सकता है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा ये वाला वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अगला चैप्टर हम एक हिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।